केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति अ, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके ना होने को आधार बना करके निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की मांग कर डाली है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल द्वारा ये मांग रखी गई। तो क्या अब चुनाव होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अरेस्ट हो जाएंगे? इससे पहले कि इस पूरी बात पर पहुंचे, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति लेनी होती है, वैसा ही पीएमएलए के मामले में ईडी के लिए भी करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें 2 आईएएस अधिकारी विभू प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ ईडी के चार्जशीट को निरस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 197(1) पीएमएलए के मामले में भी लागू होगा। अच्छा, सीआरपीसी 197(1) क्या कहता है? सीआरपीसी की धारा 197(1) नए आपराधिक कानून के लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 218 बन गया है। ये धाराएं कहती हैं कि किसी भी लोक सेवक के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति जरूरी है। यहाँ दो बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली ये है कि लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उस मामले में दिया गया जो उसके आधिकारिक काम से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार हो। तो अब इस पूरे मामले में होगा क्या? अब हाईकोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि केजरीवाल के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की जो अनुमति मिली है वो किस तारीख से है। अगर चार्जशीट के दाखिल होने के बाद ये अनुमति मिली तो क्या इस तकनीकी आधार पर चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है क्या? समझ गए? अब ये तो हुआ पूरा मामला, लेकिन जरा जल्दी से आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला था क्या। दिल्ली शराब नीति घोटाला, जिसे शराब घोटाला कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल सरकार की 2021 में लागू की गई नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब के कारोबार को पूरी तरीके से निजी हाथों में सौंपा गया। कैग की रिपोर्ट और अलग अलग जो जांच हुई उसमें आरोप लगाए गए कि इस नीति के कारण सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसमें कई अनियमितता भी पाई गई, इरेगुलरिटीज। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 2023 में पूरे मामले में अरेस्ट किया और आगे की जांच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया। दावा ये किया गया कि घोटाला कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हुआ है, जिसमें कमीशनखोरी और वित्तीय गड़बड़ियां भी शामिल थी, जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए उठाया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई, बार बार समन जारी हुआ, लेकिन वो आरोपों से इनकार करते रहे और फिर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में और अब ये पूरा मामला जो है अलग एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें चुनावी परिणाम क्या हो सकते हैं, आपको चुनावी असर माफ की जगह क्या हो सकते हैं वो भी समझे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं और तीसरी बार सत्ता में आने की जो कवायद है वो अरविंद केजरीवाल की है। भले ही आतिशी इस समय मुख्यमंत्री हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है व्यक्ति वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब दिल्ली की जनता पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हुई है और पकड़ मजबूत होने के साथ साथ ये भी समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली तक सीमित थी वो अब कई और जगहों पर पहुंच चुकी है। मसलन गुजरात में, पंजाब में अभी फिलहाल उनकी सरकार है और अलग अलग राज्यों में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बात को पुख्ता तौर पर जानती है कि अगर लोग, जनता, बीजेपी और कांग्रेस दो सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ है तो उन्हें कोई तीसरे विकल्प की जरूरत है और वो तीसरा विकल्प कौन बन सकता है? शायद अरविंद केजरीवाल। और यही बात दिल्ली की जनता ने प्रूव करके दिखाया। पिछले चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से 62 सीटों से जो है जीत दर्ज की थी। अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें उनके खाते में गई, जो कि उससे पहले के चुनाव के मुकाबले जाहिर है कम थी, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज भी ठीक थे। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं
कि अगर सत्ता में बने रहना है तो भले चाहे शराब घोटाले का मामला हो, भले चाहे ईडी के समन का मामला हो, भले चाहे सीबीआई की तरफ से जांच हो, लेकिन जनता तक पहुंचना कैसे है और क्या वो अहम मुद्दे होने चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि पूर्वांचलियों के मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को अब जबरदस्त तरीके से घेर रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 20% जो वोट है दिल्ली की जनता के अमंग जो बीच में है, वो 20% जो है वो पूर्वांचली है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। अब एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का पूर्वांचलियों के खिलाफ या फिर अगर नजर आया तो बीजेपी ने उस पर उनको घेर लिया, लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल के हार के लिए काफी है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये नया मामला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसे भी इनकैश करने में कामयाब रहे, क्योंकि अलग अलग मुद्दे और उनको इनकैश करने में माहिर है अरविंद केजरीवाल, और शायद संभवतः ऐसा वो कर भी जाए। लेकिन देखना होगा कि जनाधार हमेशा जनता का होता है, जनता का डिसीजन इस चुनाव में क्या होता है।